विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उसमें सबसे पहला है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार कहलाते हैं। अर्थात पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और उनके लिए टेक्नोलॉजी भी है परंतु अभी भी वो हमारे पहुंच से बाहर हैं, तो वे भंडार कहलाते हैं। संचित कोष ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा होते हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका अभी आरंभ नहीं हुआ है, भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, वे संचित कोष कहलाते हैं। अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। क्वेश्चन बनता है कि संसाधन नियोजन क्या होता है? ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। उसके बाद है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं या संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो इसे देखिए, संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय ना हो, संसाधन संरक्षण कहलाता है। टॉपिक है भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है। यहाँ पर भारत के मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को दर्शाया गया है। भारत में जो 43% भाग है वो मैदान है और भारत की भूमि का 30% हिस्सा पर्वत है और 27% हिस्सा जो है वो पठार है। तो भारत में मैदान की संख्या ज़्यादा है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुँचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी ना हो, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आगे है भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसे देखिएगा, विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह जाना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। फिर आगे है निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, वह निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में परती भूमि को जोड़ना ही कुल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक है कि परती भूमि क्या होती है। ये नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है, परती भूमि कहलाती है। मतलब ये भूमि का ही हिस्सा होता है जिस पे खेती की जाती है लेकिन कुछ समय के लिए उस खेत में जो है खेती नहीं की जाती, कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है, तो वो परती कहलाता है। फिर अगला है कि बंजर भूमि क्या होता है? तो वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी हो, रेतीली हो अथवा दलदली होती है, वह बंजर भूमि कहलाती है। दोनों में बहुत अंतर है। इस पे पैदावार होती ही नहीं है, इस पे होती है लेकिन इसको कुछ समय के लिए इस पे बोया नहीं जाता है। आगे है मृदा अपरदन क्या होता है? प्राकृतिक कारणों द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। उत्खात भूमि से आप क्या समझते हैं? तो इसे ध्यान से देखिएगा। प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है।